विजय जी काफ़ी देर लिखने के बाद उठे पर ठीक से उठ ना पाए और गिर पड़े। उन्होंने दोबारा उठना चाहा पर हाथ पैर बेजान ही रहे। वह घबरा तो गए पर हिम्मत ना हारी, उठने का उपक्रम करते रहे। फिर थक कर निढाल हो जमीन पर खड़े रहे। उन्होंने चिल्लाना चाहा पर जबान ने जैसे न हिलने की कसम खा ली। तभी उन्हें याद आया कि सब तो पिक्चर देखने गए हैं, अब तो आने ही वाले होंगे। अब दरवाज़ा कौन खोलेगा उनके लिए? बेचारे बाहर ठंड में अकड़ जाएंगे। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। सब आ चुके थे। उन्होंने फिर उठना चाहा पर न जाने क्या हो गया है। वह यही सोच सोच कर हैरान हो रहे थे। घंटी लगातार बजती ही जा रही थी। पत्नी तो बेटे बहुओं के साथ अकेली जाना ही नहीं चाह रही थी, पर उन्हें कुछ लेखन का काम करना था, सो जबरन ही उसे बेटों के साथ भेज दिया था। वह तो बहुएं बड़ी लायक है, उन्हें यह विचार ही नहीं आता कि माँ बाबूजी को उनके साथ नहीं लगना चाहिए। पर अब वह अपनी जिद को कोस रहे थे कि क्यों भेजा पत्नी को उनके साथ। बाहर से बेटे बाबूजी बाबूजी चिल्ला रहे थे। दरवाजे को पीटा जाने लगा। तभी पत्नी का दहशत भरा स्वर सुनाई दिया, कुसुम दरवाज़ा तोड़ दो। शायद दोनों बेटों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। घर में घुसते ही बाबूजी बाबूजी की आवाज़ें लगनी शुरू हो गई। कमरे में बाबूजी को ये पड़े देखा तो हाहाकार मच गया। झट से दोनों बेटे ने मिलकर उन्हें पलंग पर लिटाया। उनकी पत्नी ललिता उनके तलवे मलने लगी। बहुएं झट रसोई से उनके लिए पानी और हल्दी वाला दूध ले आई। मुकेश ने पत्नी के हाथ से पानी का गिलास ले लिया और बाबूजी को हाथ के सहारे से उठाकर पिलाना चाहा तो होठों के किनारे से पानी बाहर बह निकला। पति की ये हालत देख ललिता बिलखने लगी। मुकेश मुकुल अपनी अपनी पत्नियों को माँ को संभालने की आज्ञा देकर डॉक्टर को बुलाने चल दिए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि विजय जी को पक्षाघात हुआ है। सब यह सोच कर अचंभित रह गए कि अब क्या होगा। सबको अब अपनी ही दुनिया अंधेरी नजर आने लगी। डॉक्टर ने दवाइयाँ और मालिश के लिए तेल लिख दिया और कहा, संभालिए आप सब अपने आप को। यदि आप सब घबरा जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा। देखिए इनके जीवन को तो कोई खतरा नहीं, पर कब तक ठीक होंगे यह कहना मुश्किल है। सेवा कीजिए, दवा लीजिए, शायद आप सबका परिश्रम रंग लाए और विजय जी ठीक हो जाएं। और हाँ, घर का वातावरण शांत रखिए। आप सब हाहाकार मचाएंगे तो मरीज का मन कैसे शांत रहेगा। फिर तो परिवार में हर किसी की दिनचर्या ही बदल गई। फिक्र भरी सुबह तो दोपहर व्यस्त हो गई, शामें चिंतित और रातें दुखदाई हो गई। बेटों ने कुछ दिनों की छुट्टियां ले ली, पर आखिर कब तक घर बैठे रहते। सबकी अपनी अपनी उलझनें और परेशानियां थी, अपने अपने कार्य थे। पर विजय जी कितने निरीह, कितने बेबस हो गए थे, यह कौन समझ सकता है। आखिर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता, पर नियति के आगे किसी की कब चली है। तय ये हुआ कि अभी सुमी दीदी को खबर नहीं दी जाए। इतनी दूर अमेरिका से आ तो जाएगी नहीं, पर परेशान बहुत होगी। बच्चों को भी सख्त हिदायत दे दी गई कि
बुआ का फोन आए तो बाबूजी के बारे में उनसे कुछ न कहा जाए। सुमी का फोन आने पर जब वह बाबूजी से बात कराने को कहती तो अलग अलग बहाने बना दिए जाते। बाबूजी सुमी से क्या बात कर पाते, वह तो जबान ही न हिला पाते। एक फिजियोथेरेपिस्ट रोज आकर बाबूजी को हल्के व्यायाम करा जाता। दोनों बेटों ने बाबूजी को नहलाते धुलाते और उनकी साफ सफाई करने के लिए एक नौकर की व्यवस्था कर ली थी। मालिश का काम कभी कभी वह नौकर तो कभी ललिता करती। डॉक्टर की नसीहत के कारण बच्चों को बाबूजी के कमरे में ज़्यादा देर रुकने को मना कर दिया गया था, इसलिए बच्चे कम ही जाते थे। विजय जी कमरे में अकेले पड़े पड़े ऊब गए थे। बेटे तो कामकाजी थे, सो वे घर में कम ही रहते थे। बहुएं कमरे में उनका खाना, चाय, दूध, नाश्ता आदि लेकर आती और अम्मा को पकड़ा कर चली जाती। साथ ही कहती, अम्मा जी कुछ और ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। फिर वे दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती। बापूजी की बीमारी से काम भी तो बहुत बढ़ गए थे। पहले तो उनकी मालिश बेटे करते थे, पर अब अम्मा और कभी कभी नौकर किशन कर लेता था। ललिता उनसे दिन भर की बातें करती, पर बाबूजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पाता। तो धीरे धीरे बोलने का नियम कम होते होते समाप्त सा हो गया। वह भी बस ज़रूरत भर की ही बातें करने लगी। विजय जी ने कई बार अपनी पत्नी ललिता से कहने की कोशिश की कि बच्चों को कमरे में खेलने दिया करो, कुछ तो मन लगे, पर गोगो का अस्पष्ट स्वर ही निकल पाता। ललिता पूछती ही रह जाती कि क्या कहना चाह रहे हो, पर स्वतंत्र उनकी बात समझने में असफल ही रहती। विजय जी बहुत बेबस हो जाते। दोनों बेटे भी सुबह शाम उनके पास बैठ जाते, पर आखिर कब तक। बाद में तो ऑफिस से आकर हाल चाल पूछकर अपने अपने कमरों में घुस जाते या बाहर आंगन में सब साथ बैठकर बतियाते। बहुएं भी वहीं बैठकर कुछ न कुछ करती और बच्चे या तो खेलते या फिर पढ़ते, पर बाबूजी के कमरे में जाने की उन्हें मनाही थी। ललिता भी अब बाबूजी का काम निपटाकर बहू बेटों के साथ आंगन में बैठने लगी। अब बाबूजी ज़्यादातर दिन भर अकेले ही पड़े रहने लगे। पहले खबर लगते ही विजय जी के दोस्त घर में जुटने लगे थे। 3-4 दोस्त साथ आ जाते तो उनकी गप्पें शुरू हो जाती। बाबूजी का उनकी बातें ही सुनकर वक्त कट जाता, पर कभी कभी उनकी बातें सुनकर परेशान भी होने लगते। एक दिन गुप्ता जी कहने लगे, वैसे यह रोग है बड़ा जानलेवा, जल्दी ठीक ही नहीं होता। मेरे साढ़ू भाई के बड़े भाई साहब को हुआ तो 10 साल बिस्तर पर पड़े रहे, हिलडुल भी नहीं पाते थे, बड़े कष्ट झेले। चोपड़ा साहब ने कहा, हाँ ठीक कहते हो, कई साल पहले मेरे सगे फूफा जी इसी बीमारी को 11 साल झेलकर गुजर गए। बेचारी बुआ बहुत परेशान रहा करती थी, पैसों की काफ़ी तंगी हो गई थी उन्हें। सब रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाया करती थी। शुरू में तो सबने मदद की, पर धीरे धीरे सबने हाथ खींच लिए। विजय जी सकते में आ गए तो क्या इतनी ही वेदना से गुजरेंगे वह और उनके परिवार के लोग। अगर इतने साल बिस्तर पर पड़े पड़े गुजरने पड़े तो कैसे गुजारेंगे।
पहाड़ से ये दिन। बाबूजी दिन भर सोचते कि इस दिमाग पर क्यों नहीं फालिज मार गया, कम से कम हर तकलीफ से निजात तो मिल जाती। बस बाबूजी बेचारगी में छत को देखते रहते और दूर से आती आवाज़ें सुनते। एक दिन किशन ने उनके दोस्तों की बातें सुन ली। वह उस समय बाबूजी की मालिश कर रहा था। कई दोस्त तो उन्हें खूब तसल्ली देते, परंतु कुछ एक ऐसे खरदिमाग होते हैं कि कहा क्या बात करनी चाहिए इसकी समझ नहीं रखते। तो किशन ने महसूस किया कि इन दिल बैठा देने वाली बातों को सुनकर बाबूजी का रंग उड़ गया है। उसने बाद में सारी बातें जो ही त्यों कुसुम और मुकेश को सुना दी। घर के सारे लोग बहुत खफा हुए कि हम सब तो यहाँ सेवा कर कर के बेदम हो रहे हैं और बाबूजी के दोस्तों की कृपा रही तो वह कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसके बाद जब बाबूजी के दोस्त आते तो बाबूजी कभी सो रहे हैं कहकर बाहर से ही विदा कर दिया जाता। ऐसा कई दिनों तक चला तो बाबूजी के दोस्तों ने आना ही बंद कर दिया। अब बाबूजी शिवा, डॉक्टर और किशन के बाहर की दुनिया से कट गए थे। सुमी के फोन आने पर उससे बहाने तो बना दिए जाते, पर आखिर कब तक। एक दिन छोटी बहू ने बता ही दिया। सुमी बहुत नाराज हुई कि अब तक उससे छिपाया क्यों गया। क्या भाई नहीं चाहते कि वह मायके आए? भाइयों ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, वह इतनी दूर से कि आसानी से आ नहीं सकती, तो उसे परेशान नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा न बताने के पीछे कोई और मंशा नहीं थी और सच में सुमी फौरन नहीं आ पाई। हाँ, उसके फोन अब बाबूजी के हाल चाल को जानने के लिए जल्दी जल्दी आने लगे। एक दिन जाने क्या हुआ कि बाबूजी को घर में मोहल्ला चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। उनके काम लोग बस्तूर कर रहे थे, पर उन्हें कोई कुछ बता नहीं रहा था। किशन की तरफ बाबूजी पूछने वाली निगाहों से देखते, पर वह भी चुप ही रहता। जिज्ञासा उन्हें खाए जा रही थी। 2 दिन बाद छोटा बेटा मुकेश आया। वह बहुत तैश में था और चुपचाप उनके पास बैठ गया। उन्होंने बड़े प्यार से सवालिया निगाहों से उसे देखा। मुकेश अचानक फट पड़ा। बाबूजी, आप भैया को समझा दे, बात बात पर मुझको डांटे नहीं। अब मैं बच्चा नहीं रहा, खुद बाल बच्चों वाला हूँ। बाबूजी ने हंसने की कोशिश में होठ फैलाने की कोशिश की, जैसे कह रहे हो, अरे बेटा तुम कितने भी बाल बच्चेदार हो जाओ, बड़ों के लिए तो तुम छोटे ही रहोगे। मुकेश ने फिर कहा, भैया अब बात बात पर मुझसे उलझने की कोशिश करते हैं, यह मुझे अब बर्दाश्त नहीं। बाबूजी बेचारे क्या करते, समझ गए कि दोनों भाई उनकी बीमारी से इतने दुखी हो चुके हैं कि अपनी अपनी भड़ास एक दूसरे पर निकालने लगे हैं। विजय जी पेशे से वकील थे। सरकारी नौकरी उन्होंने कभी नहीं की। रोज कमाओ रोज खाओ वाली स्थिति रही। वह मेहनती और काबिल वकील थे तो अच्छा कमा लेते थे। बच्चों को अच्छा खिलाया पहनाया, उनकी इच्छाएं भी पूरी की और संस्कार भी अच्छे दिए। काफ़ी कुछ बचाया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा बेटी के विवाह और घर बनाने में लग गया। बेटों को अलग अलग घर बनाकर दे सकते थे, पर उनका मानना था कि एक घर में दोनों साथ साथ रहें तो परिवार
मजबूत बनेगा। उनके अनुसार दोनों के परिवार दो नहीं वरन एक बड़ा परिवार है। घर उन्होंने बेटी के विवाह के बाद बनाया। दोनों बेटों ने पढ़ लिख कर कमाना शुरू कर दिया था। अपने घर में उन्होंने बेटे रूपी दो मजबूत सभर खड़े कर दिए थे जो इस घर की छत कभी भी गिरने नहीं देंगे। बहुएं भी उन्होंने अपनी पसंद की चुनी थी। मध्यम वर्ग की संस्कारी लड़कियां जो अब तक उनकी कसौटी पर खरी उतरी थी। करुणा और रिश्ते मिलजुल कर ही रहती, काम भी मिलजुल कर करती। कभी कोई कटुता दोनों के बीच आई तो ऐसा कभी नहीं लगा। अगर कोई चिल्लपो रही तो घर में तो वह घर के मासूम झगड़े ही थे। अपना परिवार उनका ऐसा किला था जिसको कोई भेद नहीं सकता था। बड़ा सुखद जीवन चल रहा था कि अचानक इसमें पक्षाघात रूपी बवंडर आ गया। आज अपने इस बेटे के उखड़े हुए रूप को देखकर वह दहल गए कि कहीं यह बवंडर उनके घर को तिनके तिनके कर न ले। उन पर एक विश्वास था उन्हें कि उनके द्वारा निर्माण किए हुए ये दो मजबूत स्वभाव ऐसा नहीं होने देंगे। पर अब डर तो बना रहेगा ही। ऐसे में एक दिन खबर आई कि सुमी अपने पति और बच्चों सहित आ रही है। एक निराशा भरे वातावरण में उल्लास की लहर दौड़ गई। वह बाबूजी की बीमारी के 2.5 वर्ष बाद आ पा रही थी। सुमी आई। वह और उसके दोनों बेटे बाबूजी के पास बैठते, वहाँ ताश, लूडो और तरह तरह के खेल खेलते और अपने मामा के बच्चों को भी अपने साथ खेलने को उकसाते। मुकुल मुकेश के बच्चे बड़े हैं सामंजस्य में पड़ गए कि क्या वे भी बाबूजी के कमरे में खेल सकते हैं। इन दोनों को कोई क्यों नहीं मना करता बाबूजी के पास जाने को। पर रिश्ता ही ऐसा था कि उन पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं डाला जा सकता। सुमी के जोर देने पर मुकुल व मुकेश ने भी अपने बच्चों को बाबा जी के पास हुड़दंग मचाने की अनुमति दे दी। क्या पता ऐसे ही कुछ फायदा हो जाए। अभी तक तो पहले जैसी ही स्थिति है। बाबूजी की यह परिवर्तन बाबूजी के लिए सुखद था। अब तक सुमी कहाँ थी। अब उनका मन लगने लगा। धीरे धीरे उनमें जीने की इच्छा जागने लगी। गो गो का स्वर धीरे धीरे अस्पष्ट शब्दों में परिवर्तित होने लगा। उंगलियां में हरकत होने लगी। सभी तो खुश लग रहे थे इस सुधार से। सुमी के वापस जाने का समय नजदीक आ रहा था। एक दिन जब सुमी और बच्चे बाबूजी के पास बैठे थे कि मुकुल व मुकेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ गए। बच्चों को बाहर भेज दिया गया। बाबूजी का दिल बैठने लगा। ऐसी क्या बात है जो बच्चों के सामने नहीं हो सकती। बड़े बेटे मुकुल ने अटकते हुए कहा, शुरू किया बाबूजी, हमें आपको कुछ बताना है। सुमी बोली, क्या बात है मुकुल? दीदी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके आने से बाबूजी की स्थिति में सुधार आ रहा है। पर हाँ, पर क्या? बोलो। मुकुल थूक निगलते हुए बोला, दीदी, बाबूजी की बीमारी के कारण अब हम दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। वह आगे कुछ कहता कि सुमी ने आंखें तरेरी और चुप रहने का इशारा किया। पर दोनों भाई तो ठान कर आए थे, सो चुप कैसे रहते। बाबूजी, मुकेश आपकी बीमारी का कुछ भी खर्चा उठाने को तैयार नहीं है। अभी तक मैं अकेला ही सब खर्चे का बोझ उठा रहा हूँ। मुकेश जो
अब तक चुप था। बोला, बाबूजी आप तो जानते ही हैं कि मेरी इसके जितनी तनख्वाह नहीं है, तो मैं क्या कर, अगर आपकी तनख्वाह कम है। मुकुल बोला, आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के भविष्य का ख्याल रखना है, तुम्हारा अपना परिवार। लेकिन मैं तो समझती ही थी कि यह पूरा परिवार एक ही है, नहीं है क्या? सुमी ने कहा, दीदी किस जमाने की बातें कर रही हो आप? अब वह जमाना नहीं है जब सब एक साथ हंसी खुशी रहते थे। देखना कुछ सालों बाद आपका यह लाडला मुझसे अपना हिस्सा मांगेगा, तो जो कल देना है वह आज अम्मा बाबूजी के सामने क्यों ना हो जाए। कुछ तो शर्म करो तुम दोनों, बाबूजी को ठीक तो होने देते, बेशर्मी करने से पहले। सुमी ने डपटा, और अब तो बाबूजी ठीक भी हो रहे हैं, कुछ दिन और सह लो, फिर बंटवारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबूजी स्वस्थ हो जाएं तो वह भी कुछ न कुछ कर लेंगे। नहीं दीदी, आप नहीं समझ रही हैं, बात खर्चे की नहीं, नीयत की है। मुकेश की नीयत ठीक नहीं। मुकुल बोल पड़ा, सोच समझ कर बोलिए भैया, मेरी नीयत में कोई भी खोट नहीं। यह कहिए कि आप ही निभाना नहीं चाहते। मुकेश ने बात काटी। दोनों एक दूसरे को खूनी नजरों से घूर रहे थे। चुप रहो दोनों, बाबूजी को ठीक होने दो, फिर कर लेना जो दिल में आए। देखिए दीदी, आप बाबूजी की बीमारी के बारे में जानने के बाद अब 1 वर्ष बाद आप आई हैं। अब बुलाने पर तो आप आएंगी नहीं, यह बात आपके सामने हो तो बेहतर होगा, वरना बाद में आपने कुछ आपत्ति उठाई तो। मुकेश बोले। मुकेश सुमी चीखी, मैं तुम दोनों की तरह बेशर्म नहीं हूँ जो ऐसी बातें करूँगी। और सुन लो, मुझे अपने अम्मा बापूजी की खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, बंटवारे के बाद अम्मा बाबूजी कहाँ रहे बताओ तो जरा। क्यों? मुकेश के पास वही अम्मा का लाडला छोटा बेटा है। मुकुल ने झट कहा, मेरे पास क्यों? आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है। मुकेश ने नहले पर दहला मारा। विजय जी की आंखों की कोरों से 2 बूंद आंसू लुढ़क गए। उनके दोनों स्तंभ बड़े कमजोर निकले। उनका अध्यक्ष किला आज स्वतंत्र हो गया था। जाने कब से अंदर ही अंदर यह ज्वालामुखी धधक रहा था। ललिता ने भी मुझे कुछ भनक नहीं लगने दी। अंदर का ज्वालामुखी मन में दबाए मेरे आगे हमेशा हंसती रही। उनकी नजरें ललिता को खोजने लगी। वह उन्हें दरवाजे की ओट में से भीतर झांकती दिखी। बेहद डरी सहमी हुई दोनों बहुएं भी वहीं। शायद वह भी ये सब चाहती थी, पर उनके चेहरों पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी निगाहें झुकी हुई थी, चुप थी दोनों। सुमी फिर दहाड़ी, इतना सब कुछ तय कर लिया अपने आप। यह भी बताओ बंटवारा कैसे करना है, यह भी तो सोच ही लिया होगा। आखिर बाबूजी तो लाचार हैं, कुछ बोल नहीं सकेंगे तो। इतना बड़ा घर है, बीच से एक दीवार डाल देंगे जो आंगन को भी बराबर बराबर बांट दे। रसोई काफी बड़ी है, आंगन के बीचों बीच उनमें भी दीवार डाल देंगे, मुकेश ने कहा। और अम्मा बाबूजी के बारे में भी तो तुम दोनों ने सोच ही लिया होगा, उनका क्या होगा? क्या सोचा है? सुमी का चेहरा लाल हो रहा था। दीदी, आप अमेरिका में रह कर ऐसी नादानी भरी बातें करेंगी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वहाँ बूढ़े और अपाहिज माता पिता का क्या करते हैं, ये आपसे बेहतर कोई क्या
जानेगा। मुकुल फुसफुसाया, जो सब वह सुन लिया। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं, आजकल यहाँ भारत में भी ऐसा इंतजाम है। यहाँ भी कई वृद्धाश्रम खुल गया है। मुकेश ने कहा तो सुमी को लगा कि दोनों भाई कम से कम इस बारे में एक मत थे। दोनों अपना फैसला सुनाकर बाहर चल दिए। अम्मा दरवाजे के पास घुटने में सिर देकर बैठ गई, सिसकते हुए अपने दिवंगत सास ससुर को याद करने लगी। अब कहाँ हो अम्मा जी, बाबूजी? हम तो एक बेटे एक बेटी में खुश थे। आप ही को 2-2 पोते चाहिए थे। अगर एक ही होता तो आज यह नौबत न आती। सुमी दोनों हथेलियों में सिर थामे निर्जीव सी कुर्सी पर ढह गई। जीजा जी तो जो अब तक चुप थे, ने चुप ही रहने में अपनी भलाई समझी। कहीं यह न हो कि दोनों सालों को डांटे तो वह यह न कह दे कि जीजा जी आप को क्या कमी है, आप क्यों नहीं ले जाते अपने साथ। विजय भी बेबस परेशान अपने लिए संस्कारों में गलतियां खोज रहे थे। जिस भरोसे से उन्होंने अपने अटूट परिवार की नींव डाली थी, वह भरोसा ही खड खड हो गया था। सब कुछ तो उनके तय किए हुए खाके पर चल रहा था। शायद ऐसे ही चलता रहा अगर उन पर इस पक्षाघात का कहर न टूट पड़ता।